नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। मतगणना आज शाम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव पर मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकसित देशों से कहा कि वे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में विकासशील देशों को $100 अरब की राशि देने का वायदा पूरा करें। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 13 राज्यों के 53 केंद्रों पर स्थगित। अब ये परीक्षा 12 से 14 अगस्त के बीच होगी। सरकार का इस साल दिसंबर तक 1.5 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खोलने का लक्ष्य। नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक कल होगी। और राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भावना पटेल स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड के साथ और पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद भवन में मतदान जारी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सबसे पहले वोट डालने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह तथा राजनाथ सिंह शामिल थे। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, निर्मला सीतारामन, नितिन गडकरी, डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा डीएमके नेता तिरुचि शिवा ने भी वोट डाला। तृणमूल कांग्रेस ने मतदान में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय किया है। ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ और ये शाम 5 बजे तक चलेगा। मतगणना आज शाम को की जाएगी। जगदीप धनखड़ एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि मार्गरेट अल्वा विपक्ष की ओर से मैदान में हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। संसद में कुल सदस्यों की संख्या 788 है, जिसमें से 543 लोकसभा के जबकि 233 राज्यसभा के सांसद हैं। 12 सदस्य मनोनीत हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल इस महीने की 10 तारीख को समाप्त हो रहा है। दिवाकर के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक राष्ट्रपति भवन में शाम 4:30 बजे होगी। आकाशवाणी समाचार ने आज की बैठक के बारे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बातचीत की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे देश भर में ऐतिहासिक कार्यक्रम चलाया है। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। पूरे देश भर में देशभक्ति का एक जोश और जुनून जो है वो पैदा किया है। हमारी जो नई पीढ़ी है उनने आजादी के संघर्ष को न तो देखा है और न ही जाना है। और आजादी के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इसको स्मरण करना बहुत आवश्यक है। और दूसरे, भारत की प्रगति इन 75 वर्षों जिस प्रकार से हुई है, भारत एक बहुत मजबूत राष्ट्र दुनिया के सामने खड़ा है। बैठक में भी इसी विषय पर बातचीत होने वाली है, जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आकाशवाणी समाचार कल से एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है, इंडिया एट 75, और आज का विषय है तिरंगा, इतिहास, विकास और महत्व। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा आंदोलन शुरू किया और लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए
आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। हाल ही में आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा आंदोलन में भाग लेने का आग्रह किया था। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है, 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर के लाल चौक से द ग्रेट इंडिया रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें भाग लेने वाले प्रतियोगी शांति और राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ 800 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करके श्रीनगर से नई दिल्ली पहुंचेंगे। इसका आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के रूप में किया गया है। आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हर घर तिरंगा गीत जारी किया गया है। गाने में फिल्म जगत के दिग्गज कलाकारों से लेकर क्रिकेटर व एथलीट्स को भी शामिल किया गया है। इसमें सोनू निगम और आशा भोसले भी शामिल हैं। आसमां से आगे जाना है, नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए विकसित राष्ट्रों को $1 खरब विकासशील देशों को देने का वायदा पूरा करना चाहिए। वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में 15 देशों के समूह COP15 के सम्मेलन में विकसित राष्ट्रों ने 2020 तक विकासशील देशों को प्रतिवर्ष $1 खरब देने का वायदा किया था। क्लाइमेट जस्टिस में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के विकासशील देशों की आवाज बना है और हमने इस बात को भी कहा है कि विकसित देशों के द्वारा जो अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन किया गया है और उसके लिए उन्होंने जो $100 बिलियन देने की बात कही थी उसको वो पूरा करें। विकासशील देशों को क्लाइमेट फाइनेंस उपलब्ध कराएं, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर कराएं ताकि दुनिया के सब देश मिलकर पूरी दुनिया पे आने वाली जो जलवायु परिवर्तन की जो संकट है उसका मुकाबला कर सकें। आकाशवाणी से विशेष भेंट में श्री भूपेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण के लिए जीवन आंदोलन वैश्विक पहल की शुरुआत का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री ने सभी नागरिकों से एक बार उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने और कचरे को प्राकृतिक रूप से गलाने का विकल्प अपनाने का आह्वान किया। मैं आपके इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं उनको आह्वान करना चाहूंगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करिए। ये हमारी नालियों में जाता है, हमारे पशु खाते हैं, हमारे कृषि क्षेत्रों में अवशिष्ट पैदा करता है, हमारे समुद्रों में कचरा पैदा करता है जिसका किसी प्रकार से निस्तारण नहीं कर सकता है। अपने देश और अपनी पृथ्वी को हरा भरा करने के लिए जो सहयोग आप दे रहे हैं उसको अपनाइए और जो इसके विकल्प है, जो बायोडिग्रेडेबल है, सस्टेनेबल है और हमारे लोकल उत्पाद है, इसके जो विकल्प है उसको अपनाने का काम करें। श्री भूपेंद्र यादव की पूरी भेंटवार्ता हमारे विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में सुनी जा सकती है। ये कार्यक्रम आज रात 9:15 FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। सुनो ना, हाँ
सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नीति आयोग की शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली बैठक में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तालमेल तथा समन्वय बढ़ाने के विशेष प्रयासों के बारे में चर्चा की जाएगी। भारत में अगले साल होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के कारण ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। आसियान संगठन के क्षेत्रीय ग्रुप ने कहा है कि म्यांमार को तब तक उसकी बैठकों में शामिल नहीं होने दिया जाएगा जब तक वो शांति योजना लागू करने की दिशा में ठोस प्रयास नहीं करेगा। संगठन के अध्यक्ष, कंबोडिया के विदेश मंत्री और म्यांमार के बारे में विशेष दूत प्रैक सोखोन ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि म्यांमार को ये साबित करना होगा कि वो शांति योजना में सहयोग कर रहा है। रोहिंग्या मुद्दे पर आसियान ने विस्थापितों की सुरक्षा और सम्मानजनक वापसी के प्रयास करने पर बल दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। श्री बघेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 1,50,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र संचालित करने का लक्ष्य इस साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। राज्यसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2021 पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मांडविया ने कहा कि देश में अब तक 1,22,000 स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों ने काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवा को सस्ता तथा सुलभ बनाने के लिए किए गए उपायों पर प्रकाश डाला। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 205 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 32,73,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 19,400 नए रोगियों की पुष्टि हुई। देश में फिलहाल 1,34,793 रोगियों का उपचार किया जा रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.5% है। पिछले 24 घंटों में 19,928 मरीज कोविड से स्वस्थ हुए। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी, मतगणना आज शाम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव पर मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकसित देशों से कहा कि वे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में विकासशील देशों को $100 अरब की राशि देने का वायदा पूरा करें। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 13 राज्यों के 53 केंद्रों पर स्थगित। अब ये परीक्षा 12 से 14 अगस्त के बीच होगी। सरकार का इस साल दिसंबर तक 1.5 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खोलने का लक्ष्य है। नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक कल होगी। और राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भावना पटेल स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड के साथ और पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सूचित किया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आज होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से 13 राज्यों के 53 केंद्रों पर स्थगित कर दी गई है। एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि स्थगित परीक्षा अब 12 से 14 अगस्त के बीच होगी। इसके लिए समान प्रवेश पत्र मान्य रहेगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थगित होने के बारे में एसएमएस और ई-मेल से सूचित कर दिया गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पात्रा चावल घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए आज प्रवर्तन निदेशालय के मुंबई कार्यालय पहुंची। निदेशालय ने संजय राउत को धन शोधन मामले में गोरे गांव के पात्रा चावल पुनर्विकास मामले में आर्थिक घोटाले के सिलसिले में रविवार को गिरफ्तार किया था। संजय राउत की पत्नी और उनके सहयोगी संपत्ति से जुड़े लेन देन में धांधली करने के आरोपी हैं। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला आज जयपुर में उच्च स्तरीय बैठक में राजस्थान में पशुओं में फैल रहे लंपी चर्म रोग की स्थिति की समीक्षा करेंगे। बैठक में राज्य के पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया, मुख्य सचिव उषा शर्मा और पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लंपी रोग तेजी से फैल रहा है और अब तक 8,000 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 1,60,000 से ज्यादा पशु लंपी त्वचा रोग से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से करीब 54,000 पशु ठीक हो चुके हैं, वहीं करीब 8,000 पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश के 17 जिलों में संक्रमण फैल चुका है, लेकिन जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और नागौर जिलों में संक्रमण का असर ज्यादा है। प्रदेश के सभी पशु मेले रद्द कर दिए गए हैं। सभी जिला कलेक्टरों को इस बीमारी से युद्ध स्तर पर निपटने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने इस बीमारी के प्रभाव को कम करने के लिए पशुओं के टीकाकरण के लिए 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट संदेश में श्री ठाकुर ने कहा कि सुषमा स्वराज ने प्रखर वक्ता, नेता और कार्यकर्ता के रूप में भारतीय राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लाता है इस संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी का स्मरण कर रहे हैं। उनकी मृत्यु 6 अगस्त 1925 को हुई थी। राष्ट्र गुरु के रूप में लोकप्रिय बनर्जी ने 1876 में ब्रिटिश भारत में अग्रणी राष्ट्रवादी संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का जन्म 10 नवंबर 1848 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने 1870 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन ब्रिटिश शासन ने उन्हें अयोग्य ठहरा दिया। इस फैसले के विरोध में मुकदमा जीतने के बाद सिलहट में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में उनकी नियुक्ति हुई, लेकिन जल्द ही ब्रिटिश शासन ने उन्हें गलती का हवाला देते हुए बर्खास्त कर दिया और इस बार उनकी अपील को ब्रिटिश अदालतों ने भी खारिज कर दिया। इसके बाद बैनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन का गठन किया, जो पहला अखिल भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था। वे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के तुरंत बाद उसके सदस्य बनाए गए। उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का मुखर विरोध किया। सुरेंद्र
सुरेंद्रनाथ बनर्जी आंदोलन में सबसे आगे थे। उन्होंने पूरे बंगाल और भारत में विरोध प्रदर्शनों, याचिकाओं और व्यापक जन समर्थन का आयोजन किया, जिसने आखिरकार अंग्रेजों को बंगाल के विभाजन के फैसले को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। वे स्वदेशी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण हस्ती थे। बनर्जी गोपाल कृष्ण गोखले और सरोजिनी नायडू जैसे भारतीय नेताओं के संरक्षक थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 6 अगस्त 1925 को अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की ओर से राष्ट्रवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी को नमन। वंदे मातरम अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन 6 अगस्त 1905 को कोलकाता से शुरू हुआ। इसकी स्थापना बिपिन चंद्र पाल ने की थी और इसके संपादक औरोबिंदो घोष थे। वंदे मातरम का उद्देश्य भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य से संघर्ष के लिए तैयार करना था। इसके कर्मचारियों में न केवल बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष, बल्कि कुछ अन्य बहुत ही योग्य लेखक श्याम सुंदर चक्रवर्ती, हेमेंद्र प्रसाद घोष और बिजॉय चटर्जी भी शामिल थे। औरोबिंदो ने अखबार में क्रांति के राजनीतिक दर्शन पर लेखों की श्रृंखला प्रकाशित की। वंदे मातरम में अरबिंदो घोष के संपादकीय की प्रशंसा करते हुए बिपिन चंद्र पाल ने कहा था, वंदे मातरम देश में ऐसी ताकत थी जिसे नजरअंदाज करने की हिम्मत किसी में नहीं थी, भले ही वे इससे कितना भी डरें या नफरत करें। औरोबिंदो नई पत्रिका में प्रमुख और केंद्रीय व्यक्ति थे। नेशनल कॉलेज में उन्हें जो अवसर नहीं मिले, वो सब उन्हें वंदे मातरम के पन्नों में मिले, जिससे कुछ युवाओं के शिक्षक बनने के विपरीत उन्हें पूरे देश के युवाओं का शिक्षक बनने का अवसर मिल गया। वंदे मातरम पत्रिका जनमानस को बदलने और क्रांति के लिए तैयार करने के प्रभाव के मामले में लगभग अद्वितीय थी। आज हम बिहार के पटना निवासी क्रांतिकारी राम बाबू उर्फ भगत को भी याद कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कार्यकर्ता थे। वे पटना शहर में स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय थे। एक दिन अंग्रेजों के खिलाफ उपयोग करने के उद्देश्य से तैयार किए जा रहे बम के विस्फोट में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। राम बाबू को पटना जनरल अस्पताल भेजा गया, जहां 6 अगस्त 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से राम बाबू को शत शत नमन। हम महाराष्ट्र के सातारा के निवासी शहीद गुनू का भी आज स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। वे प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सिपाही थे, लेकिन वे विद्रोह में शामिल हुए और महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर कई बार अंग्रेजों से लड़े। एक कार्रवाई के दौरान कंपनी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर विद्रोह के लिए मुकदमा चलाया गया। गुनू को बेड़ियों में जकड़कर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 6 अगस्त 1859 को अंडमान द्वीप समूह में हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से देश के इस महान वीर सपूत शहीद गुनू को सादर नमन। इसी के साथ आज की कड़ी संपन्न होती है। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर में कल आपसे होगी फिर मुलाकात एक नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर
928-909-4044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। ये आकाशवाणी है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से सिद्धार्थ सिंह। राष्ट्रमंडल खेलों के 9वें दिन आज कुश्ती में रवि कुमार, दीपक नेहरा, नवीन, विनेश फोगाट, पूजा सिहाग और पूजा गहलोत अपने अपने भार वर्ग में पदक की दावेदारी पेश करेंगे। मुक्केबाजी के सेमीफाइनल में नीतू, अमित पंघल, निखत जरीन, जेस्मीन, रोहित टोकस और सागर अपना दमखम दिखाएंगे। पैरा एथलेटिक्स में पूनम शर्मा, शर्मिला और संतोष शॉटपुट के फाइनल में हिस्सा लेंगी। पैरा टेबल टेनिस के फाइनल में भाविना पटेल पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगी। एथलेटिक्स में 10,000 मीटर रेस वॉक के फाइनल में भावना जाट और प्रियंका अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। क्रिकेट के सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। लॉन बॉल्स में मेंस स्पोर्ट्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु, आकर्षि कश्यप और लक्ष्य सेन अपने अपने मैच खेलेंगे। पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। इससे पहले राष्ट्रमंडल खेलों में कल का दिन भारत के लिए पदकों की सौगात लेकर आया। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुश्ती में 6 पदक जीते। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। अपना गोल्ड मेडल सफलतापूर्वक डिफेंड किया है बजरंग पूनिया ने। साक्षी मलिक ने ये गोल्ड मेडल जीता है, 8वां गोल्ड मेडल दिलवा दिया। भारत का 9वां गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हमारे युवा पहलवान दीपक पूनिया ने सुनिश्चित किया। अंशु मलिक ने रजत पदक देश के नाम किया। दिव्या काकरान और मोहित ग्रेवाल ने कांस्य पदक जीता। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा को। कला संस्कृति की चर्चा करते समय हम कई बार कला की ऐसी विधाओं की अनदेखी कर जाते हैं जिनके बिना हमारी अपनी जिंदगी अधूरी रहती है। हम बचपन के जिन खिलौनों से खेलते हैं उन्हें कभी नहीं भूल सकते। जिन कार्टून को देख देख कर हम बड़े हुए हैं उनको हम कैसे भूल सकते हैं। आपने चाचा चौधरी और साबू का नाम तो सुना ही होगा। इनके कार्टूनिस्ट का नाम था प्राण कुमार शर्मा। आज उन्हीं की पुण्यतिथि है जिन्होंने बच्चों के लिए एक रोचक संसार की रचना की थी। आज खड़ी सरते है पगड़ी, ऊंचे भी है तगड़ी तगड़ी, अजब गजब चाचा के चक्कर, बड़े बड़ों से लेते टक्कर, साथ इनके देखो साबू आता नहीं किसी। आज के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। जम्मू, श्रीनगर, लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना और मुजफ्फराबाद और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी, मतगणना आज शाम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव पर मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकसित देशों से कहा कि वे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में विकासशील देशों को $100 अरब की राशि देने का वायदा पूरा करें। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 13 राज्यों के 53 केंद्रों पर स्थगित। अब ये परीक्षा 12 से 14 अगस्त के बीच होगी। सरकार का इस साल दिसंबर तक 1.5 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खोलने का लक्ष्य। और नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक कल होगी। और राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड के साथ और पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।